वहां से जुड़े हुए सभी हमारे सांसदगण, सभी विधायकगण, सभी अधिकारीगण, यहां मंच पर विराजमान हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इरिगेशन के श्री देवेंद्र सिंह जी, ग्राम विकास के हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री अमित झा जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री तीर्थ राणा जी, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री श्रीमती कविता जैन जी और पार्टी के हमारे बहुत ही सीनियर प्रमुख कार्यकर्ता श्री देवेंद्र कौशिक जी, श्रीमती मीना नरवाल जी, श्री उमेश शर्मा जी, अशोक भारद्वाज जी, सुनील जी सरपंच, पूर्व सरपंच नाहरा, उपस्थित सभी 111 के 11 स्थानों पर नारा मिलाकर आज की इस कार्यक्रम में उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार मित्रों, सबसे पहले जैसा बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है और इस अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई के उपलक्ष्य में आज मैं देश और दुनिया के सभी श्रमिकों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, ये जो काम जिसकी चर्चा आज की जा रही है, ये बहुत कोई सामान्य काम नहीं है। जल संरक्षण, जल का बचाव, ये आज की महती आवश्यकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जल इस पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा विषय है कि जिसकी एक सीमा है। जल ऐसा विषय है जिसको बनाया नहीं जा सकता, जिसको बनावटी तरीके से पैदा नहीं किया जा सकता। ये जल ऐसी चीज है जिसका पृथ्वी के ऊपर सर्कुलेशन होता है, अर्थात वर्षा होती है, पहाड़ों पर बर्फ बन जाती है, पिघलती रहती है, नीचे आती है, मैदानों में भी वर्षा होती है, नीचे आने के बाद फिर वो यहां की वर्षा के साथ मिलकर या तो हमारे सिंचाई के काम आता है, या हमारे पीने के काम आता है, हमारे उद्योग के अंदर काम आता है, और कहीं कहीं जो हमारे तालाब होते हैं, सरोवर होते हैं, बावड़ियां होती हैं, झीलें होती हैं, इनके अंदर भी हम एकत्र करते हैं। और जो अतिरिक्त फालतू जल होता है वो नदी नालों के माध्यम से भैया ठीक करो जरा, ये नदी नालों के माध्यम से और समुद्र में चला जाता है, और फिर सूर्य देवता की, भगवान सूर्य देव की कृपा से वही पानी वाष्प बन करके उड़ता है, बादलों में पहुंचता है, और बादलों में पहुंचने के बाद फिर वर्षा इस रूप में और इस चक्र को पूरा करता रहता है। लेकिन आवश्यकताएं शुद्ध पानी की ये समय समय पर बदलती रहती हैं, बल्कि लगातार बढ़ रही हैं। पानी लगातार हम उपयोग करते हैं तो उस पानी को उपयोग करने के बाद वो गंदा भी होता है, उसकी हम सफाई भी करते हैं। सफाई करने के बाद जगह जगह पर एसटीपीज लगाते हैं, प्रोसेसिंग प्लांट लगाते हैं, और अब हमने योजना बनाई है कि इस प्रोसेसिंग वाले पानी को, जो हमारा ये पानी गंदे पानी को साफ करके उसका भी उपयोग हम करते हैं। क्योंकि जितनी हमारी दैनिक आवश्यकता होती है, उस दैनिक आवश्यकता के हिसाब से हम स्वच्छ पानी आज प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हमारी खेती का एरिया बढ़ गया है, जो सिंचाई का एरिया है वो भी बहुत बड़ा है। हरियाणा में कुल 82 लाख एकड़ हमारी जमीन है कृषि योग्य, लेकिन उसमें से आज भी हम सिंचाई, जो सीधी सिंचाई करते हैं, वो 40 लाख एकड़ पर ही कर पाते हैं। बहुत बड़ा भाग सिंचाई का एरिया का वो हम ट्यूबवेल से, नीचे से, जमीन से पानी निकालते हैं और उससे अपनी खेती की बुआई करते हैं। लेकिन हर एक चीज की सीमा हो गई है। आखिर नहरों का पानी भी ज्यादा चाहिए, खुली सिंचाई हम पानी इतना दे नहीं सकते, तो हमारी बहुत जमीन बिना सिंचाई के रह जाती है।
इसके लिए हमने कार्यक्रम बनाया कि पानी की खुली सिंचाई करना बंद कर दे, बल्कि माइक्रो इरिगेशन हजारों करोड़ रुपया लगा करके हमने माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स ये बनवाए हैं और लगातार इसमें आगे बढ़ रहे हैं। सरकार इसको प्रोत्साहन दे रही है। हम सामान्य किसान को माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट लगाने के लिए 85% 85% सब्सिडी देते हैं। केवल किसान से 15% का पैसा लेते हैं। वो भी इसलिए लेते हैं ताकि वो सिंचाई के जो साधन बनाए गए हैं उसकी मलकियत किसान समझे, मैं इसका मालिक हूं। और एक बात मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूं कि जो चीजें मुफ्त में बांटी जाती हैं उसकी संभाल कोई नहीं करता है। अगर किसान को संभाल करनी है तो उसका थोड़ा राशि का इनपुट ही हम उसमें डलवाते हैं, थोड़ा उसका भी योगदान करवाते हैं। इसी प्रकार से अब पानी जो नीचे जमीन में खत्म होता जा रहा है, हर साल हरियाणा के बहुत ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनका पानी का लेवल 1 मीटर नीचे चला जाता है। किसान को समझ 1 मीटर लेवल से समझ नहीं आती, बल्कि अपने ट्यूबवेल का हर 2 साल के बाद एक पाइप उसको और डालना पड़ता है गहराई में ले जाने के लिए। इस बात से सब किसान हमारे वाकिफ है। और अगर ये 10-20 साल हम ऐसे ही चलाते रहे तो मैं समझता हूं पानी, जमीन के पानी को हम सोख लेंगे और जमीन बिन पानी के ऐसा जैसे शरीर में खून निकल जाए तो शरीर बचता नहीं है। अगर पानी निकल गया, पानी भी हमारी जमीन का खून है। हमारा जमीन के अंदर से पानी निकल गया तो जमीन की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाएगी और आने वाली पीढ़ियों को हम ये जमीन, कल्लत जमीन, सूखी जमीन, मरुस्थल जमीन, रेतीली जमीन तो देके जाएंगे, लेकिन उपजाऊ जमीन नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमने और भी कार्यक्रम किए कि जिन फसलों में ज्यादा पानी लगता है उनको भी चिन्हित करो। जैसे उदाहरण के लिए धान, जो हम चावल खाते हैं, वो जब धान पैदा होता है, इस चावल को पैदा करने में आपको सुनकर हैरानी होगी, 1 किलो चावल को पैदा करने में 3000 लीटर पानी लगता है। 3000 लीटर पानी। हमारे एक वैज्ञानिक जिन्होंने इसकी खोज की, वो वैज्ञानिक तो कहने लगे मैंने चावल खाना ही छोड़ दिया। 1 किलो चावल अगर रोजाना पाव चावल भी वो खाता है, वो कहते हैं कि 750 लीटर पानी उसका दुरुपयोग हो जाता है। हमने इन बातों को समझा। हरियाणा में धान बहुत होता है। अपील की किसान को कि इस धान को बोना कम कर दे। हमने ये नहीं कहा कि बंद कर दे, कम कर दे। और कम करने से अगर आमदन कम होती है तो हर धान की 1 एकड़ को कम करने के लिए हम 7000 रुपया प्रति एकड़ सालाना उसको मुआवजा भी देंगे और हम दे रहे हैं। मुझे खुशी है किसानों ने इस अपील को माना और 2 साल पहले के आंकड़े हैं कि हर साल 1 लाख एकड़ धान की बिजाई कम हो रही है। 1 लाख एकड़ धान की बिजाई कम हो रही है। तो इसलिए ये सारे कार्यक्रम पानी को बचाने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए। अब विषय आया कि आखिर ये जो सरोवर हैं हमारे पवित्र सरोवर, देश भर में बहुत तालाब हैं, प्रदेश में भी हमारे 18,000 तालाब हैं। इन 18,000 तालाबों में 4,000 तालाब तो ऐसे हैं जो केवल वर्षा में पानी आता है, आगे पीछे पानी नहीं आता है। एक 4-6 महीने के बाद वो सूख जाते हैं। तो ये 6,000 तालाब तो उसमें पानी कैसे बरसात के बाद पहुंचाया जाए ताकि साल भर भरे रहें, क्योंकि तालाब भरे रहेंगे तो तालाबों से हमारे किसान की, हमारे के पशुओं को भी हमको जो पानी की आवश्यकता होती है उस तालाब से पूरा करते हैं। तो एक किसान तालाब जो होता था उसके लिए एक प्रकार का एक ऐसा साधन होता था कि अपनी आजीविका पशुओं के माध्यम से वो करता था, उसमें काम आता था। लेकिन 8,000 तालाब ऐसे हैं जो हमारे साल भर भरे रहते हैं। उसमें पानी, गंदा पानी, अब चूंकि घरों के अंदर पानी जाने लग गया है, टूटियां हम खोल कर रखते हैं। उसके लिए भी निवेदन है कि टूटी अनावश्यक ना खोले। लेकिन पानी उपयोग के बाद जो सीवरेज का भी विषय है या पशुओं का जो मलमूत्र है, वो भी पानी, साफ सफाई का पानी है, वो पानी भी नालियों के माध्यम से तालाबों में आता है। तालाब पहले खुदाई होते थे हर साल, दुर्भाग्य से उन तालाबों की खुदाई बंद हो गई है। ये पारस्परिक श्रम करके लोग साझेदारी से, गांव के लोग साल में एक बार तालाब खोदा करते थे। मुझे याद, हम छोटे थे
तो घर घर से एक आदमी को बुलाया जाता था कि तालाब की खुदाई होनी है। वो सूखा जब एरिया होता था उसमें महीना 2 महीने लगाकर बरसात से पहले खुदाई होती थी, दोबारा से पानी भरता था। जब खुदाई हो जाती है तो जमीन नीचे की और पोरस हो जाती है, अर्थात उसमें यानी सुराख की तरह पिल पोली जमीन हो जाती है, जिसको नरम जमीन के माध्यम से वो जो पानी तालाब का जमीन के अंदर जाता था। आज जो गंदगी भर जाती है, तालाब की तलहटी उसको साफ ना करने के कारण से चिकनी मिट्टी हो जाती है। चिकनी मिट्टी के बाद वो पानी जमीन में जाता नहीं है। फिर बरसात में दोबारा से पानी आता है, इधर गांव का पानी इकट्ठा होता है और पानी गंदा होकर के ओवरफ्लो हो जाता है, गंदगी फैलती है। उस ओवरफ्लो पानी का कोई उपयोग नहीं होता है। डिमांड आती है जगह जगह से कि अब कोई ड्रेन बनाओ, यहां से ड्रेन से इस पानी को बाहर निकालो। जहां खेतों में पानी भर जाता है, खेतों की यही हालत है। पहले जमीन पोरस होती थी, उसके नाते से जमीन में पानी रिसता था। अब जब से केमिकल खाद डालने लग गए हैं, हम यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, पोटाश, तरह तरह की दवाइयां, ये डालने के बाद जमीन खेती की वो भी एक प्रकार से उसका प्रकार बदल गया है और वो जमीन पोरस नहीं रही है, पानी नीचे नहीं जाता है। थोड़ी बरसात होने के बाद भी कई जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। मांग उठती है इस पानी को बाहर निकालो, नहीं तो खेती जमीन फसल नहीं होगी। इन सब चीजों पर एक एक करके हम ध्यान दे रहे हैं। आज जो विषय को लेकर के आज प्रदेश भर में अभियान चला है, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि देश के तालाबों को इसको ठीक करो। योजना चलाई अमृत सरोवर योजना। अमृत सरोवर योजना में देश के 50,000 तालाब, इनको हमको ठीक करना है। हरियाणा के 8,000 तालाब, इनको हमने ठीक करना है। हर जिले में टारगेट तय किया गया कि इस पहले चरण में 15 अगस्त तक हम हर जिले के 75 तालाब, अर्थात हरियाणा के 1600 तालाब, ये हम 15 अगस्त तक इस पर काम चालू कर देंगे। तालाब की खुदाई करना, तालाब की स्पोर्ट वाल बनाना, बड़े तालाब जहां हैं उसके चारों तरफ उसका कोई पौधे लगाकर, फूल पत्ती लगाकर वहां उसको एक मार्ग बना के लोगों के लिए भ्रमण के ऐसे स्थान बनाना, उसका सौंदर्य बढ़ाना। अर्थात जो तालाब अभी तक गंदे पड़े हैं उन तालाबों को लोगों के भ्रमण के लिए, आने जाने के लिए कैसे ठीक किया जाए। यहां एक बात और भी मैं कहूंगा, बहुत तालाब ऐसे हैं जो ऐतिहासिक कहानियों से जुड़े हुए हैं, उनको तीर्थ माना हमने। उनको केवल पानी का तालाब ऐसा नहीं है, बल्कि उनको तीर्थों की तरह से हम पूजते भी रहे हैं। मुझे खुशी है, आप तो जानकारी है ही है, लेकिन मीडिया के माध्यम से सब लोगों को ये जानकारी मिले कि यहाँ का जो नाहरा का तालाब है, ये तालाब नाहर सिंह नामक व्यक्ति ने आज से और 900 साल पहले सन 1309 ईस्वी में उस व्यक्ति ने यहाँ तप किया था और उस तप के कारण से इस तालाब का निर्माण हुआ। चारों तरफ धाम बने हुए हैं। इस तालाब को गंगेश्वर सरोवर ये हमने कहा है, गंगेश्वर सरोवर। और इस गंगेश्वर सरोवर का पानी इतना स्वच्छ था, निर्मल था कि आसपास के बताते हैं 24 गांव ऐसे हैं जो इस पानी को यहां से ले जाकर के उसमें खाना बनाते थे। आज इस सरोवर को अगर हम देखते हैं, कोई कल्पना कर सकता है कि इसके पानी से खाना बनाया जा सकता है? कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वो तालाब प्रदूषित इतना हो गया है। इस प्रदूषण के कारण से इनको ठीक करने का बीड़ा ये देश के प्रधानमंत्री ने उठाया है। एक प्रकार से मैं प्रधानमंत्री के बारे में अगर ये कहूं कि एक समय ऐसा था जब गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए और भगीरथ ने जो प्रयास किए,